गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कविता अग्रवाल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे हम लोग। आज फ़िज़िक्स का 5th चैप्टर हीट एंड थर्मोमेट्री, इस पर मेरा ये सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र और उसमें पढ़ेंगे हम कंडक्शन के बारे में, चालन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हीट ऊष्मा जो है हमेशा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक सिस्टम से सराउंडिंग्स में या सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है यदि उन दोनों के टेम्परेचर में अंतर हो और ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर संचरित होती है। यदि दोनों वस्तुओं का तापमान समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। अब ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण है, ये ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से हो सकता है। इस डायग्राम में आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, 2 वस्तुएं हैं ए और बी। ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर की तुलना में ज़्यादा है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा ए से बी की तरफ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण है ये 3 विधियों से हो सकता है। कौन कौन सी ये 3 विधियां हैं? कंडक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं चालन। दूसरा कन्वेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं संवहन। और तीसरा है रेडिएशन, विकिरण। ठीक है, ये 3 विधियों के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। अब इन तीनों विधियों के में क्या खासियत होती है, ये हम एक एक करके अलग अलग लेक्चर में, आज हम इस लेक्चर में कंडक्शन के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। पहले एक एग्जाम्पल इस डायग्राम के द्वारा आप देखिए कि ये जो है आग जल रही है और इस आग के ऊपर ये बर्तन रखा है। इस बर्तन के अंदर पानी है। ठीक है, अब इससे ऊष्मा इसमें स्थानांतरित हो रही है। ये जो बाहर इस एरो से हम देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? ये ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है? विकिरणों के द्वारा। ठीक है, अब ये ऊष्मा इस बर्तन में जो ट्रांसफ़र हो रही है, जो बर्तन मेटल का बना हुआ है, ये मेटल जो गर्म हो रहा है, ये कौन सी विधि के द्वारा हो रहा है? कंडक्शन के द्वारा, चालन के द्वारा। और इसके अंदर जो लिक्विड है, ये या गैस हो, वो जो गर्म हो रहा है, वो एक से दूसरे में जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, वो किस विधि के द्वारा हो रहा है? संवहन के द्वारा हो रहा है। अब इनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पहले मैं आपको एक एनोलॉजी देती हूँ चालन, संवहन, विकिरण के संबंध में, कि मान लीजिए मैं क्लास में हूँ और क्लास में मेरे 50 स्टूडेंट्स हैं। पहली रो में 10 स्टूडेंट, दूसरी में 10, तीसरी में 10, ऐसे करके 5 रोज़ हैं। और मैं जो है स्टूडेंट्स को टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। नाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉफ़ीज़ कैन टेक प्लेस इन 3 वेज़। ठीक है, किस तरह से दे सकती हूँ मैं, किस तरह से बांट सकती हूँ? एक, मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और टॉफ़ी जो है मेरे आगे फर्स्ट रो में जो स्टूडेंट बैठा है उसको मैंने टॉफ़ी दे दी। उसने अपना हाथ पीछे बढ़ाया और पीछे वाले स्टूडेंट को टॉफ़ी दे दी। सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे और फिफ्थ पे। इस तरह से मैं अपनी जगह पे ही खड़ी रहूँगी और मैं टॉफ़ीज़ देती रहूँगी और हर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अपनी सीट से नहीं उठेगा, पर टॉफ़ीज़ सब तक पहुँचाई जा सकती हैं। आ रही है बात समझ में आपको? तो ये विधि, इसके अंदर मुझे किसकी ज़रूरत पड़ रही है? माध्यम की। जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे माध्यम हैं, उन स्टूडेंट्स के थ्रू मैं टॉफ़ी भिजवा रही हूँ बाकी सारे स्टूडेंट्स में, पूरी क्लास के अंदर। ठीक है, और कोई भी विद्यार्थी ने अपना स्थान भी नहीं छोड़ा है, मतलब उनका जो स्थान है वो वहीं पर बैठे हुए हैं। तो ये इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस विधि के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है,
ये चालन कंडक्शन विधि है। कंडक्शन में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है कि सोर्स से ऊष्मा मिलेगी और उसके कांटेक्ट में, उस हीट सोर्स के कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म होंगे तो उनका क्या होगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी। उनकी जब एनर्जी बढ़ेगी तो उनका जो वो जो कंपन कर रहे हैं, हर अणु जो है अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है। तो जब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनका जो कंपन का जो आयाम है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल इंक्रीज, वो ज़्यादा तेज़ी से कंपन करने लगेंगे। और जब वो कंपन का जो आयाम जब बढ़ जाएगा तो वो अगले वाले अणु से टकराएंगे और अगले वाले अणु को अपनी ऊर्जा स्थानांतरित कर देंगे। जैसे ही अगले अणु को वो ऊर्जा मिली, उसके कंपनों का आयाम भी बढ़ जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा। अब वो ज़्यादा आयाम से कंपन करने लगेगा और फिर वो तीसरे अणु से टकराएगा। इस तरह से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऊर्जा या ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, पर कोई भी अणु अपनी माध्य अवस्था को नहीं छोड़ेगा। तो ये विधि, इस विधि को हम कहते हैं चालन। ठीक है, मतलब टॉफ़ीज़ का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं वहीं खड़ी हूँ, हर स्टूडेंट अपनी ही सीट पे बैठा हुआ है, परंतु मैंने एक बच्चे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, अपना हाथ आगे बढ़ा के। ठीक है, तो हाथ आगे बढ़ाया, ऐसे ही अणुओं का क्या हो जाता है, आयाम बढ़ जाता है कंपन का, तो वो दूसरे से टकराता है और इस तरह से अपनी ऊर्जा दूसरे को दे देता है। अब कन्वेक्शन में क्या होगा, संवहन विधि की एनालॉजी किस तरह से है कि मैं अपनी सीट पे हूँ और हर स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है, आके मेरे से टॉफ़ी ले रहा है और फिर से अपनी सीट पे जाके बैठ रहा है। तो ये है कन्वेक्शन। मुझे इसमें भी हर स्टूडेंट तक चॉकलेट पहुंचाने के लिए, टॉफ़ी पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। स्टूडेंट आ रहे हैं और वो वापस अपनी सीट पे जा रहे हैं। तो संवहन, कन्वेक्शन, जो कि गैसेस और लिक्विड्स में जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ये बर्तन हम देख रहे हैं, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, आपको मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे होंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊष्मा पाकर गर्म हो जाएंगे। ये जब गर्म हो जाएंगे तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, हल्के हो जाएंगे। तो घनत्व कम होने से, हल्के होने से ये क्या होंगे, ये ऊपर उड़ जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर चले जाएंगे और इनकी जगह कौन ले लेगा, जो ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे। और इस तरह से वो जो ठंडा मॉलिक्यूल नीचे आया वो फिर गर्म होगा, वो गर्म होकर ऊपर चला जाएगा और इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे सारे मॉलिक्यूल्स या सारे पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये विधि क्या कहलाती, संवहन विधि। तीसरी विधि है विकिरण, रेडिएशन। इसकी एनालॉजी क्या है कि मैं खड़ी हूँ और हर स्टूडेंट अपनी ही सीट पे बैठा है, कोई नहीं उठ रहा है। मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली हर स्टूडेंट पर थ्रो करूँगी, टॉफ़ी को फेंक दूँगी और वो स्टूडेंट को टॉफ़ी मिल जाएगी। तो ये विधि कैसी है, विकिरण। इसमें मुझे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं मिल रही, सीधी सोर्स से डेस्टिनेशन तक चीज़ पहुंच रही है बिना किसी माध्यम के द्वारा। तो जैसे सूर्य से जो हमारे को ऊष्मा मिलती है वो किस विधि के द्वारा मिलती है, विकिरणों के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। हम इस लेक्चर में मुख्य रूप से बात करेंगे चालन विधि की, कंडक्शन विधि की। कंडक्शन, एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स। ये क्या है, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है। इसके अंदर हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर वाया पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। माध्यम के अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है, इसका मैंने बता दिया। जैसे ही एक कण को ऊष्मा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी। वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी,
particles at the heated end absorb heat, and due to absorption of heat their internal vibrational energy increases, and in turn their amplitude of vibration increases. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, ये एक बार जैसे मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे एक पार्टिकल है, वो ऐसे हर कण अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। ये कण का जो है बीच में मैंने पॉइंट बना दिया, और ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये जो पिंक की लाइन दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक कंपन कर रहा है। अब अगर इसको एनर्जी मिल जाती है, इस कण को, और एनर्जी मिलती है, तो ये कण जो है अब ये कंपन करेगा, और इसका आयाम जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये ज़्यादा दूरी तक कंपन करने लगेगा। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, इसका कंपन जो होगा वो अब ये यहाँ से यहाँ तक होगा, यूँ यूँ कंपन करेगा। अब जब ये ऐसे ऐसे कंपन करेगा, तो इधर से दूसरा अणु जो है वो अणु इससे टकराएगा। जब ये इससे टकराएगा, तो ये ब्लू जिस लाइन वाले से जो अणु है, ये अणु अपनी ऊर्जा किसको दे देगा, इस नेक्स्ट पार्टिकल को दे देगा। जैसे ही इसको ऊर्जा मिलेगी, ये पार्टिकल का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। अब ये इसके भी आयाम बढ़ने से ये इस तरह से कंपन करने लगेगा, और फिर ये नेक्स्ट से टकराएगा, और इस तरह से एक से दूसरे में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो ये विधि क्या कहलाती है, कंडक्शन चालन विधि कहलाती है। ये एक और डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ ऊष्मा दी जा रही है। ये मेटल है, ये मेटल को हम गर्म कर रहे हैं। इस मेटल के ये एटम्स हैं, यहाँ से जो ऊष्मा मिली, ये एटम्स गर्म होंगे, और इस तरह से ये एटम एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और ये इधर यहाँ तक ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। इसी तरह से इधर भी एटम्स के थ्रू ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ तक होगा। अब मेटल्स के अंदर क्या होता है, दो विधियों के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। एक तो पार्टिकल्स के द्वारा होता ही है, दूसरा इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, इन मेटल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड थ्रू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Electrons gain kinetic energy and move more rapidly. They collide with atoms in the cooler parts of the metal and pass on their energy in the process. तो पार्टिकल्स के कॉलिजन से तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो ही रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी जैसे ही ये इनको एनर्जी मिलती है, इनका क्या होगा, इनका भी एनर्जी बढ़ जाएगी, और डिफ्यूज़न होगा। ये यहाँ से आगे फिर ये एटम से टकराएंगे और अपनी एनर्जी देते जाएंगे, और इस तरह से दो विधियों के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है मेटल्स के केस में। क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऊष्मा पार्टिकल्स के थ्रू भी एक से दूसरे में, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के द्वारा भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। एग्जाम्पल्स, मेटल्स, ऑल द मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सभी जो मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वे ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जो गैसेज हैं, दे आर पुअर थर्मल कंडक्टर्स। वे, उन्हें हम कह सकते हैं, गैसेज जो हैं वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लिक्विड्स की कंडक्टिविटी जो होती है वो इन मेटल्स और गैसेस के बीच में होती है। अब क्या कारण है, वाई लिक्विड्स एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, बिकॉज इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो लिक्विड और गैसेस हैं, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। तो लार्ज होने से कॉलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑकर लेस फ्रीक्वेंटली। जो कंडक्शन विधि हमने बताई थी कि एक अणु को ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलने से
वो ज़्यादा आयाम के साथ कंपन करने लगा और पास वाले अणु से टकराएगा, टकरा के अपनी ऊर्जा दूसरे को दे देगा। ठीक है, परंतु गैस और लिक्विड आप जानते हो सॉलिड के अणु पास पास होते हैं, लिक्विड के अणु सॉलिड की तुलना में दूर दूर होते हैं और गैस के अणु और भी ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये दूर होने के कारण क्या हुआ, ये गर्म तो हुआ परंतु गर्म होके इनकी ऊर्जा भी बढ़ी। जो जस्ट सोर्स के नज़दीक अणु थे उनकी ऊर्जा बढ़ी, परंतु वो टकरा के दूसरे अणु को अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लिक्विड और गैसेस के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण कंडक्शन विधि के द्वारा नहीं हो पाता है। अब इसका लॉ क्या है, ये तो हमने बता दिया कि इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ये ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब सपोज ये एक मेटेलिक रॉड है, ये जो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, इसका एक एंड जो है ये एक रिजर्वायर जुड़ा हुआ है, मतलब एक बहुत इसकी हीट कैपेसिटी काफ़ी लार्ज है, ये गर्म सिरा है और ये एक और रिजर्वायर है, इसकी हीट मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊष्मा दो तो भी टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इसे कहते हैं लार्ज हीट कैपेसिटी। जैसे कोई बर्तन है, ठीक है, आपने गिलास में पानी डालोगे लेवल उसका एकदम बढ़ जाएगा, और एक बहुत बड़ा बर्तन है, बहुत बड़ा बर्तन है, उसमें आप पानी डालोगे, एक गिलास पानी डालोगे तो उसके लेवल में वेरी स्लाइट इंक्रीज़ होगा। तो इसी तरह से ये जो दो बॉडीज़ हैं इनकी हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ऊष्मा मिलने पर भी इनकी टेम्परेचर में वृद्धि जो होगी अत्यंत अल्प होगी। तो ये दो रिजर्वायर्स हैं, अब ये गर्म है और ये ठंडा है, ठीक है। अब यहाँ से, और ये बीच में मेटल रॉड है, इस मेटल रॉड का मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है, और एक सिरे से दूसरे सिरे की बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल एल है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसको गर्म कर रहे हैं इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, ठीक है, और ऊष्मा यहाँ से कंडक्शन विधि के द्वारा यहाँ तक धीरे धीरे ऊष्मा ट्रांसफ़र होगी। अगर हम इसके विभिन्न पार्ट्स में थर्मामीटर लगा दें तो हम देखेंगे कि समय के साथ विभिन्न सिरों के तापमान में वृद्धि होती जा रही है, ठीक है, और यहाँ का तापमान अलग होगा, यहाँ का तापमान अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, हर हिस्से का तापमान अलग अलग होगा, ठीक है। पर कुछ देर बाद आफ्टर ए सर्टेन टाइम, जैसे मान लीजिए एक थर्मामीटर हमने यहाँ लगा दिया, एक थर्मामीटर यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, हम क्या देख रहे हैं कि तापमान में समय के साथ वृद्धि होती जा रही है, इसका भी बढ़ता जा रहा है, इसका भी बढ़ता जा रहा है, इसका भी बढ़ता जा रहा है। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम वी विल सी कि अब इसके तापमान में वृद्धि होना बंद हो गई है, और सपोज इसका तापमान T1 है, ये स्थिर हो गया, यहाँ का T2 हो गया, यहाँ का T3 हो गया। तो हर पार्ट का तापमान जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। समय के साथ इनके तापमान में वृद्धि होना अब बंद हो रही है। क्यों हो रही है वृद्धि होना बंद? क्योंकि ये जो सेक्शन है इसको जितनी ऊष्मा मिल रही है उतनी ही ऊष्मा ये क्या करेगा, आगे ट्रांसफ़र कर देगा। तो जितनी ऊष्मा, तापमान में वृद्धि कब होती है, जब ऊष्मा का वहाँ अवशोषण हो, एब्जॉर्प्शन हो। पर ये क्या कर रहा है, ऊष्मा इसको मिल तो रही थी इधर, पर इसने क्या करा, जितनी ऊष्मा अगर Q मिली है उतनी ऊष्मा इसने आगे ट्रांसफ़र कर दी। तो ये अवस्था क्या कहलाती है, स्टेडी स्टेट कहलाती है। तो जब स्टेडी स्टेट आ जाती है, ठीक है, उस स्टेडी स्टेट में जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो किन किन बातों में पर निर्भर करता है। पहला, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ऊष्मा का स्थानांतरण उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा, ये किस पे निर्भर करती है, दो सिरों के बीच के ताप अंतर पर। जितना ताप अंतर दोनों सिरों के बीच में होगा ऊष्मा का स्थानांतरण उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है।
अगर दोनों सिरों का तापमान सेम हो जाएगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण होना बंद हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, ये किस पर निर्भर करती है? टी टाइम पर। ठीक है। मान लीजिए एक आप देख रहे हो कि 5 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी ऊष्मा स्थानांतरित हुई, तो वहाँ स्मॉल टी हमारा कितना हो गया? 5 मिनट या 5 × 60 सेकंड। एक हम निकालें कि 1 आवर में ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, तो नेचुरली 1 घंटे में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा इस सिरे से यहाँ तक स्थानांतरित होगी। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑल्सो। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 फैक्टर्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा 2 सिरों के बीच के ताप अंतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और तीसरा ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। परंतु इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? 2 सिरों के बीच की दूरी पर। अगर ये सिरे ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इनकी दूरी हम बढ़ा दें, ये यहाँ तक कर दें, तो अब सेम टाइम में और जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो जैसे जैसे 2 सिरों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होगा? कम होगा। तो ये 4 चीज़ों पर ऊष्मा का स्थानांतरण निर्भर करता है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं, और ये जो है ये K क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाता है। K का मान किस में निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, बाकी चीज़ों पे निर्भर नहीं करता। तापमान पे भी निर्भर करता है, बट परंतु वस्तु के शेप पर या इन पर निर्भर इसका मान नहीं करता लंबाई पर। तो Q इज इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन L इंटू स्मॉल टी। दिस स्मॉल टी इज ड्यूरेशन ऑफ हीट ट्रांसफर. What is L? L is length between two ends. What is delta T? Temperature difference between two ends. A is क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रतिच्छेदन क्षेत्रफल है. K कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड Q इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड. स्टेडी स्टेट क्या होती है वो मैंने आपको बता ही दिया. इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विथ टाइम. इस अवस्था में क्या हो रहा है? एक पार्ट को जितनी ऊष्मा मिल रही उतनी ही ऊष्मा ये आगे ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए तापमान में वृद्धि नहीं होती है. और तीसरा, टेम्परेचर ऑफ द बार डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली विथ डिस्टेंस. दूरी के साथ जो तापमान में अंतर हो रहा है वो यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म कमी आ रही है. अब जो सूत्र हमने अभी पढ़ा था Q बराबर KA डेल्टा T अपॉन L इंटू T. This K is known as coefficient of thermal conductivity of the material. Now if we want to find out unit of K, then K की यूनिट क्या होगी? इस सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं? K बराबर Q को डिवाइड कर दीजिए A से. एक मिनट में मिटाती हूँ, फिर से लिखती हूँ. K इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा T इंटू T. ठीक है. Q क्या है? ऊष्मा है. ऊष्मा मतलब ऊर्जा. इसकी यूनिट क्या होती है? जूल. इंटू L की यूनिट मीटर अपॉन एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. डेल्टा टी इस तापमान में अंतर. अगर ऐसा यूनिट ले रहे हैं तो तापमान में अंतर के लिए यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन. ये टी टाइम है तो टाइम की यूनिट सेकंड. यहाँ मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, तो ये मीटर कट जाएगा, यहाँ नीचे 1 मीटर बच जाएगा. तो जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड. ये दिस इज यूनिट ऑफ K, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, या जूल अपॉन सेकंड.
इस जूल अपॉन सेकंड को, ये क्या है, ऊर्जा बटा समय, ये शक्ति की यूनिट भी होती है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, ये जूल पर सेकंड की जगह हम लिख सकते हैं वॉट, WATT, दैट इज़ यूनिट ऑफ पावर, तो वाट पर मीटर पर केल्विन, दिस इज़ यूनिट ऑफ के। हम विमीय सूत्र भी इसका इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर हमें कहा जाए कि विमीय सूत्र ज्ञात करो, तो विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिखती हूँ K बराबर Q ऊर्जा है, ऊर्जा की का विमीय सूत्र हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था mL/T-2, लंबाई का विमीय सूत्र L, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय एरिया का विमीय सूत्र L2 इंटू टाइम का विमीय सूत्र टाइम नहीं, डेल्टा टी इज टेम्परेचर का विमीय सूत्र केल्विन के लिए के लिखते हैं, और टाइम स्मॉल टी इज टाइम के लिए कैपिटल टी। तो यहाँ से आ गया हमारे पास L2 से L2 कट गया, तो mL/T-3 K-1, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K। आप एक बार फिर से लेट मी चेक, एरिया के L² लिख दिया, तापमान अंतर के लिए K लिख दिया, टाइम के लिए T लिख दिया, ऊपर Q ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए mL/T-2 और फिर L2 से L2 mL/T-3 K-1। तो ये दिस इज़ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K। ये K और ये K अलग है, ये K इधर जो इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है, ये किसके लिए लिखते हैं, केल्विन तापमान का विमीय सूत्र है, और ये यहाँ K हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। अब ये देखिए इस टेबल में आप, बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ विभिन्न पदार्थों का हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी लिखी हुई है। ये जो मेटल्स हैं इसमें देखिए, सिल्वर की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 406, कॉपर की 385, एल्यूमिनियम की 205, ब्रास की 109, स्टील की 50.2, लेड की 34.7, मरकरी 8.3। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इसका ऊष्मीय चालकता गुणांक कितना है, 406 है। वो जो सूत्र हमने पढ़ा था Q बराबर KA डेल्टा T इंटू टाइम अपॉन L, तो K जिसका ज़्यादा होगा उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा का स्थानांतरण कौन से पदार्थ से अगर वस्तु बनी है, सिल्वर से अगर बनी है तो ज़्यादा होगा। कॉपर इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसीलिए अभी हम इनके एग्जाम्पल्स और देखेंगे प्रैक्टिकली। अब नॉन मेटल्स में देखिए, अब इसकी तुलना में कॉपर का 385, जबकि ईंट जो है, ब्रिक इंसुलेटिंग ब्रिक जो है, उसका कितना है ऊष्मा चालकता गुणांक, इट इज़ जस्ट 0.15। कॉन्क्रीट जो है उसका 0.8, हमारा जो बॉडी फेट है उसका ऊष्मा चालकता गुणांक 0.20। तो ये सारे बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हम मान सकते हैं, और इसीलिए इनमें क्या होता है, चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। वुड का देखो, इट इज़ जस्ट 0.12, वाटर का 0.8। गैसेस का देखिए, गैसेस का और भी ऊष्मा चालकता गुणांक बहुत कम है, इट इज़ जस्ट 0.024। ये जो एयर है, हवा है, इसका ऊष्मा चालकता गुणांक कितना है, 0.024, ठीक है। तो इसका और इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो सिल्वर का जो है वो कई गुना ज़्यादा है ऊष्मा चालकता गुणांक, किसकी तुलना में, एयर की तुलना में। अब आपने बर्तन, हमारे कंडक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स
हमारे घरों में, आपने अपने घरों में देखा होगा, हमारे कई बर्तनों में नीचे कॉपर की कोटिंग होती है। ये स्टील है, हालांकि स्टील भी मेटल है, कॉपर इज़ ऑल्सो मेटल, पर अभी हमने इनके ऊष्मा चालकता गुणांक का कंपैरिजन किया था, तो हमने देखा था कॉपर का ऊष्मा चालकता गुणांक जो है वो स्टील की तुलना में, ये देखिए स्टील का है 50.2 और कॉपर का है 385। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 8 गुना ज़्यादा है करीब, किसकी तुलना में, स्टील की तुलना में कॉपर का ऊष्मा चालकता गुणांक। तो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कॉपर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कॉपर कोटिंग, क्वेश्चन अगर आए कि वाई कॉपर इज कोटेड एट द बॉटम ऑफ द पॉट्स या स्टेंसिल्स यूटेंसिल्स, तो क्यों होता है, क्योंकि कॉपर कोटिंग एट बॉटम क्यों होती है, बिकॉज कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट प्रमोट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द बॉटम ऑफ पॉट फॉर यूनिफॉर्म कुकिंग। तो इसके द्वारा क्या होता है, कॉपर के द्वारा बहुत अच्छे से ऊष्मा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यूनिफॉर्म कुकिंग में ये हेल्पफुल होता है। इसी तरह से इंसुलेटर्स, आप देखिए आजकल हमारी गर्मियों में क्या होता है, कंक्रीट वैसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट ही है, परंतु फिर भी कंक्रीट की तुलना में जो है कई जो इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे उनका ऊष्मा चालकता गुणांक और भी कम होता है। तो जो आजकल ग्रीन बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, जिसमें ग्रीन बिल्डिंग किसको कहते हैं, कि जहाँ इतनी अंदर अच्छी ठंडक रहे कि हमें एसी ना चलाना पड़े, ताकि वहाँ ऊर्जा का कंजम्पशन जो हो ना वो कम से कम हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आजकल बनाए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो छत बनी है, उस छत के अंदर क्या किया जाता है, सीलिंग को इंसुलेटेड मटेरियल से इंसुलेशन किया जाता है। इसी तरह से बाहरी दीवारें ये भी इंसुलेटेड होती हैं। क्या कारण क्या है, हाउसेज मेड ऑफ कॉन्क्रीट रूफ्स get very hot during summer days. Therefore, people usually prefer to give a layer of earth or foam insulation on the ceiling so that heat transfer is prohibited and keeps the room cooler. क्या होता है, कंक्रीट की बनी हुई छतें जो हैं वो गर्मियों में बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए लोग जो है क्या प्रीफर करते हैं, एक लेयर लगाते हैं अर्थ, मिट्टी की या फोम की छत के ऊपर, ताकि इंसुलेट कर दिया जाए। और इंसुलेशन से क्या होगा, जो बाहर से सूर्य से जो ऊष्मा मिल रही है वो ऊष्मा हमारे घर के कमरों में अंदर तक नहीं आए, कम से कम ऊष्मा अंदर तक पहुँचे, ताकि रूम हमारा क्या रहे, ठंडा बना रहे। तो ये इस तरह से कंडक्शन विधि क्या होती है और कंडक्शन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमने देखे। I hope you have enjoyed my lecture. Thank you.